अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो हमारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस थे। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हमने कर लिए थे और आज हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं जी। लास्ट लेक्चर में हमने रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन तक शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल कर लिए थे। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया से क्या मुराद है? न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं और इसका जवाब जो है फर्स्ट लॉ के बिल्कुल आगे ही लिखा हुआ है। अगर आप उसको देखें तो आप लिख सकते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ इज़ आल्सो डिस्कस द इनर्शियल फ्रेम ऑफ द रेफरेंस। जो आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको भी न्यूटन फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया, उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को स्टेटमेंट लिखते हैं, तो ये भी ठीक है आपके पास। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाई इज़ इट डेंजरस टू ट्रैवल ऑन द रूफ ऑफ बस। क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला था, तो इसलिए मैंने इसका जवाब आपके सामने नोट किया हुआ है। आप इसको नोट कर सकते हैं अपने पास। 3.5 क्वेश्चन है आपका कि व्हाई इज़ इट डेंजरस टू ट्रैवल ऑन द रूफ ऑफ बस। व्हाई इज़ इट डेंजरस, क्यों आपके पास ख़तरनाक है? Why is it dangerous to travel on the roof of bus? यानी बस की छत पर ट्रैवल करना, सफ़र करना क्यों ख़तरनाक है? क्यों ख़तरनाक है जी? आप लिखेंगे इट इज़ डेंजरस टू ट्रैवल ऑन द रूफ ऑफ बस। बस की छत के ऊपर सफ़र करना ख़तरनाक है बिकॉज़ उसकी वजह यह है कि व्हेन बस टेक्स अ शार्प टर्न, कि बस जैसे ही मोड़ मुड़ेगी, ठीक है, पैसेंजर फॉल इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। पैसेंजर क्या करेगा जी? बाहर की तरफ गिर सकता है। क्यों? इसकी क्या वजह है? इट इज़ ड्यू टू द इनर्शिया। इसकी वजह क्या है जी? इनर्शिया। अब क्या वजह इनर्शिया क्यों है आपके पास? इट इज़ ड्यू टू द इनर्शिया दैट दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि वो जो छत के ऊपर जो शख्स है वो अपनी मोशन को स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू रखना चाहता है। इसी वजह से वो क्या करता है जी? बाहर की तरफ छत से गिर जाता है। यानी गाड़ी अगर सीधी जा रही है तो शख्स भी क्या है जी? इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन बस जैसे ही शार्प टर्न लेगी तो बॉडी जो शख्स उसके ऊपर है वो अपनी मोशन को इन स्ट्रेट लाइन जारी रखना चाहेगा, इसीलिए बस इस साइड मुड़ जाएगी और वो जो शख्स छत के ऊपर सफ़र कर रहा है वो बाहर की तरफ सीधी डायरेक्शन में गिर जाएगा। तो दैट्स वाई बस की छत के ऊपर सफ़र करना ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये आपके पास मैंने इसका जवाब लिख दिया है। ठीक है, इसकी वजह बेसिकली क्या है? इनर्शिया। 3.8 क्वेश्चन भी आपके सामने किया हुआ है। 3.8 क्वेश्चन में अगर आप गौर करें ज़रा तो सवाल क्या है जी? हमारे पास सवाल है जी 3.6। 3.5 के बाद अगर बात करें 3.6 की, तो वाई डज़ अ पैसेंजर मूव आउटवर्ड व्हेन अ बस टेक अ टर्न। तो यही जवाब आप उसका लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.5 और 3.6 जो है वो सेम है। यानी पैसेंजर जो है वो क्यों बाहर की तरफ गिर जाता है जब बस क्या करती है? मोड़ मुड़ती है। तो यही जवाब 3.6 का आप लिख सकते हैं। 3.7 क्वेश्चन है जी, हाउ कैन यू रिलेट अ फोर्स विद अ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। यानी आप फोर्स को चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी से कैसे रिलेट करते हैं? तो ये अगर आपको याद हो तो हमने टॉपिक पढ़ा था फोर्स एंड अ मोमेंटम। तो वो टॉपिक जहाँ पे आपने डेरिवेशन की थी, जहाँ पे आपने डिराइव किया था F इज़ इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी, तो ये वो टॉपिक आपने अपने पास लिख लेना है। तो ये क्वेश्चन जो 3.7 है ये लॉन्ग के लिए भी आ सकता है। ठीक है, यानी आपने फोर्स को मोमेंटम के साथ कैसे रिलेट करना है? जहाँ आपने डेरिवेशन की थी, फार्मूला निकाला था F इज़ इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट विल बी इक्वल्स टू द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो ये आपने डिराइव करना है। तो इस क्वेश्चन को अपने पास लॉन्ग के लिए भी निशान लगा लें। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप बात करें कि क्वेश्चन नंबर 3.8 जिसका मैंने आपके सामने सोल्यूशन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3.8 पहले सवाल ज़रा समझ लें कि व्हाट विल बी द टेंशन इन अ रोप। रस्सी के अंदर क्या टेंशन होगी? दैट इज़ पुल्ड फ्रॉम इट्स एंड, यानी उसके सिरों से, उसके एंड से अगर उसे क्या किया जाए? खींचा जाए। टू अपोजिट फोर्सेस, दो अपोजिट कुव्वतों की मदद से, 100 न्यूटन ईच, और दोनों कुव्वतों की
जो वैल्यू है, यानी एक तरफ जो है 100 न्यूटन है, दूसरी तरफ भी 100 न्यूटन है। आप खुद अगर आप गौर करें, थोड़ा अगर कॉमन सेंस से बात लें, तो वो कह रहा है अपोजिट। तो अपोजिट में क्या होता है, यानी 100 न्यूटन इस साइड पे लग रही है और 100 न्यूटन इस साइड पे लग रही है। तो आप अगर थोड़ा सा सोचें, दोनों फोर्सेस क्या हैं, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन उनकी क्या है, अपोजिट है। तो 100 न्यूटन इस डायरेक्शन में, 100 न्यूटन इस डायरेक्शन में, यानी 100 न्यूटन इज़ ऑन द राइट साइड एंड 100 न्यूटन इज़ ऑन द लेफ्ट साइड। 100 न्यूटन दाईं साइड पे, 100 न्यूटन बाईं साइड पे, तो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, अपोजिट जो हो गई हैं। तो इसीलिए मैंने फोर्सेस आपके लिए बस लिखी हुई हैं कि टोटल टेंशन इज इक्वल टू, फाइंड करना है आपने। अब टेंशन जो है टोटल क्या है, 100 न्यूटन इस साइड पे, 100 न्यूटन उस साइड पे, 100 न्यूटन प्लस माइनस 100 मैंने क्यों लिखा हुआ है, टू द फॉर द अपोजिट डायरेक्शन। ये अगर 100 न्यूटन राइट साइड पे है तो ये माइनस 100 क्या है, लेफ्ट साइड पे है। तो ये माइनस क्या शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा जी, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस आ जाएगा तो 100 माइनस 100 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो उस रस्सी के अंदर जिसमें 100 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं, टेंशन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3.8 क्वेश्चन भी आपके पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है जी 3.9। 3.9 पहले सवाल ज़रा देख लें कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, देन हाउ डज़ अ बॉडी मूव। कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा क्या होता है जी, बराबर होता है और अपोजिट होता है, लेकिन बॉडी फिर कैसे मूव करती है, सोचने की बात है ना। कि हम एक्शन और रिएक्शन की बात करते हैं तो एक्शन और रिएक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड बराबर होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो वो बॉडी फिर मूव कैसे करती है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो एक्शन और रिएक्शन है, 3.9 का जवाब लिखा हुआ है, नोट कर लेना है कि एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। ये तो हमें पता है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं और अपोजिट होते हैं। लेकिन ये भी बात सुन लें कि एंड आल्सो डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक सिंगल बॉडी के ऊपर नहीं लग रहे होते। ठीक है, सो एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़। कि एक्शन एक बॉडी पे लग रहा होगा और रिएक्शन फिर जो है वो दूसरी बॉडी पे लग रहा होगा। कभी भी सिंगल बॉडी के ऊपर एक्शन और रिएक्शन नहीं हो रहा होगा। इफ़ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ठीक है, इफ़ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी देन द बॉडी विल नॉट मूव। तो वो बॉडी मूव ही नहीं कर सकेगा। अगर आप एक ही बॉडी के ऊपर एक्शन भी लगा रहे हैं और रिएक्शन भी लगा रहे हैं तो वो बॉडी मूव नहीं कर सकेगी। जैसे आपके पास आप रोड के ऊपर चलते हैं तो आपका एक्शन क्या है, आप अपने पाँव की मदद से ज़मीन को पीछे की तरफ प्रेस कर रहे होते हैं। तो एक्शन क्या है, आपके पाँव का रोड के ऊपर, और रिएक्शन क्या है, अर्थ का आपके पाँव के ऊपर। कभी भी ऐसा नहीं हो गया कि पाँव के ऊपर ही एक्शन है और पाँव के ऊपर रिएक्शन है, या अर्थ के ऊपर ही एक्शन है और अर्थ के ऊपर ही रिएक्शन है। नो, वजह यह है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा बराबर होते हैं और अपोजिट होते हैं, और ये हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं। इसी की वजह से बॉडी मूव कर रही होती है। अगर एक्शन और रिएक्शन एक सेम बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हो तो वो बॉडी मूव नहीं कर सकेगी। सो दैट्स वाई एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़ एंड बॉडी विल मूव फॉर टू डिफरेंट फोर्सेस एज एन एक्शन एंड रिएक्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन की बात करें 3.9 के बाद है जी 3.10 कि अ हॉर्स पुशेज अ कार्ट। घोड़ा जो है वो कार्ट को पुश करके लेके जा रहा होता है। इफ़ द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट देन हाउ डज़ द कार्ट मूव। कि एक्शन और रिएक्शन अगर बराबर हैं तो फिर वो कार्ट कैसे मूव करता है। सवाल वही है क्वेश्चन नंबर 3.9, बस उसमें उसने कार्ट और हॉर्स को शामिल कर दिया है। अब आप ज़रा गौर करें तो कार्ट है, हॉर्स है और अर्थ है जिसके ऊपर बॉडी मूव कर रही है, जो कि कार्ट को हॉर्स लेकर जा रहा है। तो केस वही है कि द हॉर्स पुल द ग्राउंड। ठीक है, हॉर्स पुशेस द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। घोड़ा क्या कर रहा है, घोड़ा जो है जी वो ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है ना। तो वो जो बैकवर्ड डायरेक्शन में घोड़े का पुश करना है वो क्या है जी, एक्शन है। ठीक हो गया। बट इन रिवर्स, फिर उसके रिवर्स में, ठीक है, द अर्थ पुशेस द हॉर्स। फिर ज़मीन क्या करती है जी, घोड़े को आगे की तरफ पुश करती है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे डायरेक्शन में, दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ द अर्थ। और ये क्या है जी, ज़मीन का रिएक्शन है। अब आप खुद ही गौर करें, एक्शन के कौन कर रहा है, घोड़ा कर रहा है ज़मीन के ऊपर, और रिएक्शन क्या कर रही है, ज़मीन कर रही है घोड़े के ऊपर।
सो एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज़ पे हो रहा है। सो इसी वजह से घोड़ा जो है वो कार्ट को लेकर जा रहा होता है। अब एक्शन और रिएक्शन दोनों घोड़े पे हो रहे हो या अर्थ के ऊपर हो रहे हो तो बॉडी मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो घोड़ा कार्ट को लेके जा रहा है, एक्शन किसके ऊपर कर रहा है, ज़मीन के ऊपर, और रिएक्शन में अर्थ जो है वो घोड़े को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रही है, ठीक है। तो इसीलिए एज वी सी द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। इस एग्जांपल से हमने देखा कि एक्शन और रिएक्शन क्या हैं जी, बराबर है और अपोजिट है, बट नॉट एक्टिंग ऑन वन बॉडी, लेकिन ये एक बॉडी के ऊपर क्या है जी, नहीं लग रहे हैं। दैट्स वाई, इसी वजह से कार्ट जो है वो मूव कर रहा है। कार्ट क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर हैं और अपोजिट हैं और दो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर लग रहे हैं। इसी वजह से घोड़ा जो है वो कार्ट को लेकर जा रहा है। होप सो आपको शॉर्ट क्वेश्चन की समझ आई होगी। इसके बावजूद अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन सवालात को, शॉर्ट क्वेश्चंस को अपने पास नोट कर लें, मतलब कॉपी के ऊपर नोट करते जाएं, जो बुक में है वहाँ से आप उसको निशानदेही लगाएं, ठीक है, नोट करते जाएं और अपने पास याद करते जाएं, ठीक है। तो आज हमने क्वेश्चन 3.10 तक एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल कर लिए हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था।